आज हम भारत के मशहूर फिल्म डायरेक्टर जो कि देश के तमाम युवाओं के साथ बच्चे से लेकर बूढ़े के दिलों में अपनी एक अलग पहचान रखे हुए हैं और उस फिल्म का डायरेक्टर जिस फिल्म ने कई भटकते हुए ज़िंदगी को एक नई मुकाम दिया, उस फिल्म के डायरेक्टर इकबाल दुर्रानी साहब आपके भागलपुर शहर के नज़दीक बांका के बलवा तड़ी अपनी जन्मस्थली में आए हुए हैं। उनके साथ हम खास बातचीत करेंगे और बातचीत करने के पहले बता दें, इनकी एक मशहूर फिल्म बनी थी फूल और कांटे, और फूल और कांटे से इन्होंने भारत में एक अहम कदम निभाया और यही नहीं पूरी भारत में अपनी पहचान बनाया। और इनके साथ इनके जो हीरो हुए उनकी भी एक नई पहचान बनी। उनके साथ खास बातचीत होगी, हम उनसे देखते हैं और बात करते हैं इकबाल दुर्रानी साहब का, और इनसे आम दर्शनों के लिए दुआ भी मांगते हैं और अपने उज्जवल भविष्य की भी दुआ मांगते हैं और देश के लिए भी दुआ मांगते हैं। जहां नफरत के दौड़ में आज इकबाल दुर्रानी साहब सभी के बीच में एक रुद्राक्ष को धारण करते हुए एक एकता का परिचय और प्रेम प्यार का परिचय दे रहे हैं। नहीं लगता ये मजहब जो है किसी धर्म के नफरत के लिए हो, और उनके सामने हम बैठे हुए हैं। चलिए बात करते हैं इकबाल दुर्रानी साहब से। तो मेरा इसी गांव में मैं पैदा हुआ बलवा तरी, और यही मैंने सपना देखा कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाऊंगा। लोगों ने मुझे पागल ही समझा, क्योंकि उस वक्त 83-84 में फिल्म इंडस्ट्री बड़ी दूर थी। लेकिन मैंने ग्रेजुएशन किया, बाबूजी की आरज़ू थी कि मैं इंजीनियर बनूं, तो इसलिए मैंने ग्रेजुएशन फिजिक्स ऑनर्स में किया। फिर मैंने उनको कहा कि आपका काम मैंने कर दिया है, मैं जाऊंगा इंडस्ट्री। चला गया बम्बई, 232 रुपये मेरे पास थे, और ये सोच के गया था कि मैं यहाँ जीतूँगा, और अगर हार गया तो हार कर वापस नहीं जाऊँगा, यहीं मर जाऊँगा, चाहे तो जीत मुझे मिले या मौत मिले। मेरे लिए हार कोई शब्द नहीं था। उसी लिए मैं पूरी ताकत से लड़ा, ये सोच के लड़ा कि चलो थैला खींचना होगा, ठेला खींच लेंगे, ये जो करना होगा करेंगे। तो बहुत तकलीफ़ें हुई 4 साल, लेकिन भगवान को रहम आ गया। मेरी पहली फिल्म कालचक्र आई, सुपर हिट। पहली फिल्म सर कालचक्र जी सर, शहंशाह के अपोजिट में लगी और सुपर हिट। उसके बाद तो हर साल में सुपर हिट देने लगा। ये देते देते 40 फिल्में तक दिया। बाद में आया फूल और कांटे, वो तो गोल्डन जुबली हिट हो गई, यानी सबसे बड़ी हिट। और मेरी ज़िंदगी की भी, अजय देवगन की ज़िंदगी की भी, मधु की ज़िंदगी, सबकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिट। उसके बाद फिर हम हिट देते रहे। ये फूल और कांटे के बाद फिर मैंने राइटिंग के साथ डायरेक्शन शुरू किया। तो मेरी उसमें कई फिल्में आई, बड़ी बड़ी फिल्में, धरती पुत्र, उद्धार सिल्वर जुबली हिट हो गई। इसको वो गाना बड़ा मशहूर हुआ था, सेक्सी सेक्सी लोग बोले। मैं प्रोडक्शन में आ गया, हिंदुस्तान बनाई। ये सब करते करते फिर मैंने सोचा कि तो फिल्में हो गई 56 जी। और अब सर नई कोई आने वाली फिल्म है सर आपके पास? अभी इस बीच में फिर आ गया सामवेद। तो सामवेद को फिर उर्दू में ट्रांसलेशन करने में और हिंदी में 6 साल लगे मुझे। तो मोहन भागवत जी ने उसका विमोचन किया लाल किले में। वो अब काम ख़त्म हो गया, तो अब मैं फिल्म की तरफ आ रहा हूँ। और मैं फूल और कांटे पार्ट 2 उसकी तैयारी करने वाला हूँ अप्रैल से। और एक और फिल्म है छोटी, बाबा जान। ये 2 फिल्मों को एक साथ। सर ये सारे फिल्में सर शूटिंग कहाँ कहाँ करेंगे? फूल और कांटे की शूटिंग तो हम पहले थाईलैंड में करेंगे, फिर यहाँ दार्जिलिंग करेंगे और भागलपुर में करेंगे। जब भागलपुर में करने आएंगे तो मंदार पर्वत का हम यहाँ शूट करेंगे ही करेंगे। मंदार तो ऐतिहासिक है। हाँ, उसको करेंगे। उसके बाद तो फिर बॉम्बे में शूटिंग होगी। संघर्षों की कहानी सर? संघर्ष मेरा बहुत ही कठोर संघर्ष था, क्योंकि मैं कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता था गलत से। और नहीं तो मैं चाटुकारिता का मुझे शौक़ रहा, सिर्फ अपने बल पे मैंने किया, तो इसलिए मुझे संघर्ष ज़्यादा करना पड़ा। अब बड़ी मेहनत, फुटपाथों पे सोना, ये करना, गैरेज में सोना। 4-5 साल की ज़िंदगी बड़ी काली थी। जी सर। लेकिन उसके बाद फिर जब सवेरा हुआ
तो बहुत ही ज़्यादा सवेरा हो गया। मेरी पहली फिल्म कालचक्र थी, वो सुपर डुपर हिट हो गई, जी सर। वो भी शहनशाह के अपोजिट में। तो रातों रात में स्टार बन गया। मैं झोपड़पट्टी से 5 स्टार होटल में चला है, फिर तो मुड़ के नहीं देखा पीछे। सर हम एक बड़े नज़रिए से मेरे दिमाग में बार बार ये सवाल उठता है और कई जगह सोचते भी हैं और उसके शिकार कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग हो रहे हैं। सर क्या भारत की जो सच्चाई है सर, यहाँ 3000 साल से जातिवाद है और बहुत लोग ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि हम जातिवाद को नहीं मानते हैं, उनकी भी एक जाति है। क्या आपके फिल्म इंडस्ट्री में भी जातिवाद है? हमारी फिल्म इंडस्ट्री ऐसा अगर हिंदुस्तान हो जाए ना, मेरी दुआ है हो जाए, ये स्वर्ग बन जाए। हम लोग वहाँ पे काम जब फिल्म लाइन में करते हैं, हमें पता ही नहीं होता किसकी जाति और धर्म क्या है। कैमरामैन बाबा आ जाओ, अरे मेकअप मैन को बोला, नाम ही नहीं पता होता कि महाराष्ट्र का है कि बिहार का है, कहाँ का है। अपने हम कर्म से एक दूसरे को जानते हैं। जी सर। तो कर्म ही हमारी वहाँ पहचान होती है। खाना खाना होता है तो सब मिल करके हम लोग साथ में खा रहे होते हैं, तो कुछ नहीं होता। तो हमारी इंडस्ट्री के अंदर आपको सही में हिंदुस्तान नज़र आएगा। जी सर, एक चीज़ हम फिल्म इंडस्ट्री में जानना चाहते हैं और आपसे खासकर जानना चाहते हैं कि ये फिल्मी दुनिया में जहाँ तक कि आज बॉलीवुड है, बॉलीवुड में जो हीरो रहते हैं वह अपर कास्ट के लोग होते हैं और मुसलमानों को या किसी निचले तबके के लोगों को वह विलेन के रूप में या खलनायक के रूप में दिखाया जा रहा है। सर ये कितनी तक सच्चाई? मैं इसका नाम भी कई का बता दूंगा। नहीं, तो ये इत्तेफाक है जी। क्योंकि देखो फिल्म में वो नज़र आता है जो आप होते हैं। जी। और फिल्म में कोई, मैंने बताया ना कि कोई हम स्वर्ण है या ये है या हिंदू है क्रिश्चियन है, उस हिसाब से सिलेक्शन होता ही नहीं है। जी। हम तो कर्म के आधार पर सिलेक्शन करते हैं कि एक लड़का ऑडिशन दे रहा है, ये बहुत अच्छा दे रहा है। बाद में पूछते हैं उसका नाम क्या है, तुम कहाँ के हो, क्या वो बात की बात है। जी। जी सर। तो वहाँ पे कर्म, अब जो कर्म करने वाले लोग हैं वो आगे आ जाते हैं। अब उसमें इत्तेफाक है कि स्वर्ण वाले लोग ज़्यादा काबिल हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो वो आगे आ जाते हैं। दूसरी बात कि चेहरे मोहरे की भी बात होती है कि आज आप देखिएगा तो पंजाबी हरियाणा के लोग हीरो हीरोइन ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि पर्सनैलिटी भी वैसी है, 6 फीट लंबे, गोरे, खूबसूरत, तो वो उसके हिसाब से उनका सिलेक्शन हो जाता है। वो तो भगवान ही नहीं दिया है ना, चाहे तुम अभी। उसी तरह से एक्शन में जितनी देखिएगा मुस्लिम है, चूँकि वो फाइटर टाइप के लोग होते हैं तो अपना एक्शन में, राइटर वोटर देखें तो यूपी के ज़्यादा हैं, बिहार के ज़्यादा हैं। तो ये वहाँ पे लेकिन ये फ़र्क नहीं है। सर आज पिछले कुछ वर्षों से मैं उस समय काल नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आज मुसलमानों के साथ खासकर उसको विलेन बना करके यहाँ के जो नेता वगैरह हैं, राजनीतिक लोग, उनको गलत दृष्टि से लोगों में नफरत का बाजार लगा दिया है। लेकिन वहीं जब कतर में 9 भारतीय सेना को फांसी की सज़ा सुना दिया गया तो यहाँ के नेता से, राजनेता से उनको रिहाई नहीं हो सका, उनके लिए शाहरुख खान को जाना पड़ा और एक मिसाल पेश हुआ। इस पर सर आप क्या कहेंगे? यही तो हिंदुस्तान है। जी। यही तो हिंदुस्तान है कि वो 6 जितने लोग फांसी की सजा थे, कोई मुस्लिम नहीं था। जी। लेकिन एक मुस्लिम गया उनको छुड़ाने के लिए। दिस इज द इंडिया। जी। तो ये इस छवि को हम खुद बर्बाद करना चाह रहे हैं, कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं। जी सर। यही छवि को हम बढ़ाएं, यही आपस में प्यार रखें, जी सर। तो बुरा क्या है? तो फिर सर ये नफरत क्यों? ये सवाल तो आप उनसे पूछें। जी सर, आप मेरे पास तो नफरत नहीं एक है। मशहूर डायरेक्टर हैं सर, इस नफरत में जो जहर बोया जा रहा है, आग लगाया जा रहा है, इस पर फिल्मी दुनिया से पानी कैसे डाला जाए? क्योंकि देश को बदलने के लिए फिल्मकार चाहिए, साहित्यकार चाहिए, लेखक चाहिए, उसमें से आप हर चीज़ में फिट बैठते हैं। तो सर इसमें आप कैसे रोल करेंगे कि हम ऐसे लगी आग में पानी डालेंगे? मैंने जिक्र किया, मैंने सामवेद का उर्दू में ट्रांसलेट किया। जी। और ये सामवेद जो किताब है, ये किसी धर्म की किताब नहीं है। जी। जब सामवेद आया था तो उस वक्त ना कोई हिंदू था ना मुसलमान। ये पूरी आवाम के लिए, जन जन के लिए किताबें आई, जितने भी वेद हैं जी। जन जन के लिए आई। इसमें कोई भी आपको मुस्लिम देंगे फिल्मी आदमी, मैंने उर्दू में ट्रांसलेट किया। मैं आप ताकि उधर से भी लोग इधर आएँ, कुरान शरीफ की तरफ आएँ, हम उधर जाएँ। जब इस तरह से एरिया को क्रॉस नहीं करेंगे तो कमी नहीं आएगी। और दूसरी बात कि सिर्फ भाषण देने से नहीं होगा,
जी कर्म से हम लोगों को हिंदुस्तानी बनना पड़ेगा। जी 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 सिर्फ भाषण में कि अरे हाँ सबको एक हो जाना चाहिए, भाषण से क्या हुआ, जी है ना। तो ये है, तो हर आदमी को कर्म करना चाहिए। दूसरी बात है कि मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि नफरती ताकतें अपने बुलंदी पर हैं। जी जी तो आपकी मेहनत, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जी जी सर, आपने पहले कहा कि अपर कास्ट लोग पढ़े लिखे ज़्यादा हैं। सर, भारत में जो है, जो यहाँ के मूल निवासी हैं खासकर, उसको कई वर्षों तक, हजारों वर्षों तक शिक्षा से दूर रखा गया। ठीक है, उसको शिक्षा से दूर रखा गया, वह खाने पीने से दूर हो गया, उसकी जो भरपेट खाना होना चाहिए वो नहीं हो पाया, जिसके कारण वह जो अपर कास्ट लोग हैं, जिन्होंने कि उसको मानसिक रूप से या जैसे भी हो अपना गुलाम बनाया, जिसके कारण वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये लोग अभी तक पीछे नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण ये लोग फिल्म इंडस्ट्री में नहीं जाना चाहते। हम चाहते हैं कि दुर्रानी साहब यहाँ के जो ये जातिवाद की समस्या है, इसको ख़त्म करके एक अच्छी फिल्म बनाए सर। नहीं, वो बनाए हैं, और जितने भी लोग हैं, जी देखो ये वो मैंने बोला इंडस्ट्री कर्म की है। आप चाहे नीची जात के हों या ऊपर जाते हो, फॉरगेट, जी आपको काम आता है कि नहीं आता है, दिस इज द इम्पोर्टेंट। जी जी इकबाल दुरानी की जात का, किस धर्म का, फॉरगेट। जी इकबाल दुरानी जो सीन लिखता है वो पसंद आता है कि जी। नहीं, वो पसंद आया है, इसलिए मैं इकबाल दुरानी बना, जी 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 हाँ ना। तो ले दे करके बात उस पर आती है। दूसरी बात कि दुनिया के किसी भी शोबे में, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जो कोई है, वकील हो, वहाँ सिफारिश चल सकती है, लेकिन हमारे फिल्म इंडस्ट्री में सिफारिश नहीं चलती। जी जी काबिलियत होना चाहिए। आप अनिल कपूर के भी बेटे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जितेंद्र के बेटे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंडस्ट्री आपको बैठा देती है घर में। जी 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 तो वहाँ पे तो है ही नहीं, आपको अपनी काबिलियत लानी पड़ेगी, जी सर। समझ रहे हैं। जी सबके साथ इकबाल दुरानी अगर चाहे अपने बेटे को हीरो बनाना और हिट कराना, तो इकबाल दुरानी के बस में नहीं है। वो लड़के के अंदर टैलेंट होना चाहिए, भगवान को मंजूर होना चाहिए, पब्लिक एक्सेप्ट करनी चाहिए, तब। जी तो वहाँ पे वो है, इसलिए वहाँ पे अब वहाँ भी थोड़ा सा विचला कर दिया है कि हमारे कुछ पॉलिटिकल लोग, जिनकी दुकान जब बंद होने लगती है तो वो पॉलिटिक्स की तरफ जाते हैं, किसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, फिर उस तरह की भाषा बोलने लगते हैं जिसमें कहीं नफरत भी है, कहीं मोहब्बत भी है। ये अब हुआ है 8-10 साल में। जी 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 यही तो मैं समय काल नहीं बताना चाह रहा था। लेकिन पहले नहीं था, ये भी नहीं था, ये अच्छा नहीं है। सर, हम एक और अंतिम सवाल होगा मेरा। कश्मीरी फाइल्स एक फिल्म बनी थी, उनके जो डायरेक्टर हैं जाकर के विदेशों में बुद्धिज़्म के नाम पर पैसे लेते हैं, और यहाँ पर उन्होंने हिंदू मुस्लिम जैसे जहर जैसा उगलने वाला फिल्म बनाता है। सर, ऐसे डायरेक्टर का सर सवाल ये ना कि आज हम मोहब्बत नहीं देख रहे हैं, आज हम तिजारत देख रहे हैं, मैंने बिजनेस। जी हम सोचते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट बनाएं जो कंट्रोवर्शियल हो जाए, उस पर विवाद हो जाए, तो पब्लिक आएगी तो हमें पैसा कमाएं। जी तो अब ये जो है अपनी देश की शांति और मोहब्बत को बेच करके ये पैसा कमाना चाहते हैं। जी जी सर। इससे बड़ा घिनौना जुर्म कुछ हो ही नहीं सकता। जी सर। ये वो लोग हैं जो जाए देश का ढूंढते रहते हैं कौन सा सब्जेक्ट पकड़ो, तो जो यहाँ पे झगड़ा हो, लड़ाई हो, और मेरी फिल्म को, तो देश की मोहब्बत, शांति, सबको आपने दांव पे लगा के बेचते हो, तो पूरे देश का बदन बेच रहे हैं। जी जी सर। हम सर, मेरा एक और सवाल है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ के संविधान मेरी जान जी लोकतांत्रिक है। जी पहले इस पे मेरा सवाल है। जी सर। है लोकतांत्रिक? सर, कहा तो जाता है। यहाँ के जात पे वोट नहीं दे रहे हो, अपनी जात की बातें नहीं कर रहे हो, तो लोकतांत्रिक होता तो नहीं बातें होती, नहीं होती सर। और करोड़ों करोड़ों रुपए इलेक्शन में पैसे खर्च होते हैं। जी, तो ये लोकतांत्रिक है कि पैसा तांत्रिक है? ये तो या पैसा लाठी तांत्रिक है। तांत्रिक? तो फिर लोकतंत्र का पैसाकरण हुआ है, ये हम नहीं कहते सर, आपके साथ साथ एक वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल भी कहते हैं कि नहीं कोई कहे ये सच है, नजर आ रहा है न, जो सच है उसको कहने की जरूरत भी नहीं है। जी जी आप भी इलेक्शन में खड़ा, पैसा कहाँ है सर मेरे पास? जी ये नहीं कहते हो मैं चरित्र कहाँ है मेरे पास, जी पैसा कहाँ है सर इलेक्शन में? जी सर। लोकतंत्र नहीं है। अब आगे सवाल करो। अगला सवाल है सर कि यहाँ 3 ध्रुवीकरण का जो देश चल रहा है, 3 ध्रुव पर,
गांधी, गोडसे, अंबेडकर। लोग गांधी और गोडसे में घूम रहे हैं, जिसे नफरत का माहौल चल रहा है। सर, अंबेडकर को आप किस दृष्टि से देखते हैं? बहुत बड़ा सुधारक था, एडमायरिंग उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। जी जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो। जी जो नीचे की तबके की जमात थी, जी जिसका कोई नहीं था, जी उसका वो खुदा बन के सामने आया। जी जी वो कैसे भी इज्जत नहीं करोगे। नहीं, यही सर, महिलाओं को भी पूरा आरक्षण दिया हिंदू कोड बिल का, चाहे वो किसी कौम के महिलाएं हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो। पहले तो हमारे यहाँ ऐसा भी हुआ करता, इतिहास में पढ़ते थे देखो, सर। देखो, देखो। नहीं अच्छा था जो दिया उसके लिए, और जो न दे सका उसके लिए। ही वॉज ग्रेट। जी, तो हम चाहते हैं सर अम्बेडकर साहब पर आपकी एक अच्छी फिल्म बने। बनाया ना, लोगों ने बनाया। मेरा ही हीरो था उसमें, मम्मूटी, जिसको मैंने हिंदी में दिया था, उसने बाबू अम्बेडकर का रोल किया। जी फिल्म एक अलग चीज़ है। जी हर कामयाब आदमी पे कामयाब फिल्म बन सकती ज़रूरी नहीं। ज़्यादातर नेगेटिव लोगों पे फिल्म बनती है। आज मैं दावे से बात कह सकता हूँ, अगर कोई खुल के गोडसे पे फिल्म बना दे, हिट हो जाएगी। जी सर। क्योंकि नेगेटिव लोगों को लोग ज़्यादा देखना चाहते हैं। बॉम्बे में विवेकानंद की बातें कितने लोग करते हैं, कितने लोग याद हैं, लेकिन फिल्मों के डायलॉग याद होते हैं। दाऊद इब्राहिम की ज़्यादा चर्चा होती है। ये मुल्क ही हमारा ऐसा नेगेटिव पसंद हो गया है कि गलत चीज़ों की हम चर्चा करते हैं, बदमाशों की चर्चा करते हैं, गुंडों की चर्चा करते हैं, अपने ऋषि मुनि की चर्चा ही नहीं करते। सर, इतिहास के पन्नों से भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका फातिमा शेख और उनके भाई उस्मान शेख को सर आज कोई नाम नहीं मिटा दिया जा रहा है। हम चाहते हैं कि दुर्रानी साहब कोई नहीं मिटा सकता, कोई नहीं मिटा सकता है। एक राजा आता है, दूसरे राजे का मंदिर ढा देता है, दूसरा राजा आता है, उस राजे का मंदिर ढा देता है। ये तो किस्सा है, फिर बदलेगा तो ये सब बदल जाएगा। फिर ये होना है, ये हर दौर में होगा और हर चीज़ बदलेगी। आप क्या समझ रहे हैं? जो आज है तो बदलेगा नहीं, अब बदलेगा तो फिर कितना खतरनाक तरीके से बदलेगा। जी जी बदलना ही है, कानून है प्रकृति का। लेकिन हर बादशाह यही सोच लेता है कि मैं यहाँ हूँ तो हमेशा रह जाऊँगा। हर कौम ये सोच लेती है कि मैं आज डोमिनेंट हूँ तो हमेशा डोमिनेंट नहीं। ऐसा अगर हो जाए तो कोई मंदिर मस्जिद जाए ही नहीं। भगवान बदलता रहता, आज उसको अमीर बनाता है, कल उसको बनाता है, 25 साल बाद। इसलिए हर आदमी को उम्मीद है, इसलिए हर आदमी मज़ार पे और मंदिर पे जा रहा है दुआ मांगने। अगर मालूम हो जाए ये रह जाएगा 100 साल तक अमीर, वो रह जाएगा और हम 100 साल तक गरीब, तो मंदिर जाना ही बंद कर देंगे। तो चेंज ओवर करता है गॉड, यहाँ पे चेंज ओवर होगा। और अभी मैं आपको बताऊँ, मेरी भविष्यवाणी है कि आर्यन गए, मुगल्स आए, जो भी वो गए, अंग्रेज आए, अंग्रेज गए, हिंदू आए, अब यहाँ बौद्ध आएंगे वो। चूँकि जितना जुल्म हिंदुओं ने बौद्धों पे ढाया है, वो मरेगा थोड़ी ना। जो मुसलमानों ने जुल्म हिंदुओं पे ढाया वो मरा क्या? उसका बदला उनको मिल रहा है ना। जी जी। तो हिंदुओं को भी जो जुल्म ढाया उसका भी बदला इनको मिलेगा, प्रायश्चित करना ही पड़ेगा हर एक को। मेरी ये पर्सनल है। आपसे मिल करके हमको बहुत खुशी लगा। उनको नहीं वो बहुत जल्दी, ये ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। आप 50-60% जो है नीचे वाले जो लोग हैं, उसमें 50% से ज़्यादा बौद्ध हो गए हैं और हो जाएंगे जी। और जिस दिन बौद्ध हो गए और हो गए, इकट्ठे हो गए, उस दिन 20% मुस्लिम उसी के साथ जाएगा। जी जी। उससे वो नहीं तो उसको तो राज बनना ही है। ये पूरा आंगन ही सामने। आज यूपी में मैंने जाके देखा है जी जी सर कि रातों रात उनके भाषण होते हैं और एक एक मजलिसों में हज़ारों लोग कन्वर्ट हो जाते हैं बौद्ध में। जी जी सर। और उनकी किताबें आप पढ़ो, उसमें हिंदुइज्म के प्रति इतना नफरत है कि हमको झाड़ू देकर टहलाया जाता था। तो आप जान रहे थे मशहूर डायरेक्टर फिल्म इंडस्ट्री के इकबाल दुर्रानी साहब, और मैं हूं आपके साथ अमर, और इनको पूरी तरह से कैमरामैन के रूप में शूट कर रहे थे रुपेश जी। तो आप लाइव उत्कर्ष टीवी में दुर्रानी साहब का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया।